स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी शॉर्ट टाइप, जिसमें 4 चैप्टर हो चुके हैं, यानी कि संधारित्र तथा परावैद्युत तक की। अगर ना देखा हो तो प्लेलिस्ट पड़ी होगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए पिछले वीडियोस अगर ना देखे हो। ठीक है, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत चालन चैप्टर नंबर 5। ठीक, देखिए इसके 2 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नहीं, पहले पार्ट में बहुविकल्पीय जो सवाल है और अति लघुत्तरी लघुत्तरी जो सवाल होते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले थ्योरी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी थ्योरी भी आती है, उसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुविकल्पी का। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन दे रखा है Vd बराबर नियतांक, Vd अनुपाती E, Vd अनुपाती अंडर E, Vd अनुपाती E स्क्वायर। मतलब Vd और E के पदों में पहले हम संबंध निकालें, उसके बाद अगर कुछ इस कांस्टेंट होगी तो उसे कांस्टेंट हटा के देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को जब पढ़ रहे होंगे आप लोग स्कूल वगैरह में। अभी ये तो रिवीजन क्लास चल रही है। I बराबर NeAVd। ठीक है, तो Vd हमें मिल गया। यहां से अगर हम Vd की वैल्यू देखें तो I अपॉन NeA मिल गई। ठीक, अभी जो I अपॉन A है इसे हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व J कहते हैं, यानी कि यहां से हमें क्या मिला J अपॉन Ne। लेकिन अभी भी हमें Vd के पदों में E का मान नहीं मिल पाया है, मतलब Vd का जो मान है वो E के पदों में नहीं मिल पाया है। तो एक फॉर्मूला और हम जानते हैं, धारा घनत्व और विषय चालकता में संबंध जो आपने पढ़ा था, तो J बराबर होता है सिग्मा इंटू E। सिग्मा क्या होते हैं, विषय चालकता, जो कि विषय प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। अब J का मान अगर हम यहाँ रख दे तो Vd का मान हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा E अपॉन Ne। यहाँ से सिग्मा कांस्टेंट है, विषय चालकता, N नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, जो कि सब कांस्टेंट होता है। तो Vd बराबर, ये थोड़ी ना बदल जाएगा, तो Vd यहाँ से अनुपाती क्या, और सब कांस्टेंट सारे हटाते हैं तो अनुपाती नियतांक लग जाता है, का निशान लग जाएगा। ठीक है, तो Vd अनुपाती E आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा B, Vd अनुपाती E। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसे हटाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग Vd में संबंध होगा। ठीक है, देखिए अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि I बराबर क्या होता है, NeAVd। तो Vd A को नीचे ले आइए तो I अपॉन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NeVd। और I अपॉन A को ही तो हम लोग कहते धारा घनत्व, तो J बराबर क्या हो जाएगा, NeVd। तो ये हो गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अभी ये भी समझेंगे कि अनुगमन वेग क्या होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जहां ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है और एन क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। हटाते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा चित्र में दिए गए परिपथ में बिंदु P व Q के बीच तुल्य कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, चित्र दे रखा है, चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले हमें जो दे रखा है, हमें ये चित्र में दे रखा है और ये सारे प्रतिरोध जो लगे हुए हैं ये कैपिटल R के हैं और P और Q के बीच में प्रतिरोध हमसे पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, देखिए आप जानते हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम 2 तरीके से हम लोग निकालते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर क्रम में 1 अपॉन में कर देते हैं। यहाँ से अगर देखिए करंट यहाँ से अगर चले, यहाँ से करंट चलेगा तो इसमें मान लीजिए I करंट जाएगा, यहाँ पे आने के बाद बिंदु P पे 2 भागों में बढ़ जाएगा, I1 और I2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे फिर से ये मिलके I बन जाएगा। पूछ किसके किसके बीच रहा है, P और Q के बीच पूछ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये R और R में अलग अलग करंट जा रहा है, मतलब P और Q के बीच 2 प्रतिरोध लगे हैं R और R, और इनका कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। तो ये दोनों किस क्रम में है, ये दिख रहे हैं समांतर क्रम में। तो बस हम यहाँ से लिख सकते हैं P और Q के बीच का तुल्य प्रतिरोध 1 अपॉन RPQ बराबर क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 2 ही प्रतिरोध है तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, यही हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बटा RPQ इज इक्वल टू, हर बराबर है तो नीचे R आ जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक,
तो अब इसको पलट लीजिए ऊपर, आर पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा आर बाई टू, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आर बाई टू। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आसान सा क्वेश्चन था, हटाते हैं इसको यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है दो प्रतिरोध आर तथा 2R, ठीक है। मान लीजिए R1 का मान दे रखा है R और R2 का मान कितना दे रखा है 2R। दो प्रतिरोध है, एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। एक वैद्युत परिपथ में किस में जुड़े, समांतर क्रम में। समांतर क्रम ऐसे ही तो होता है, अभी हमने देखा, यहाँ धारा बट रही होती है, R1 और R2 लगे हुए हैं, ठीक। अब आप जानते हैं कि समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है, ये बात आपको पता होगा, ठीक। अब यहाँ से करंट चलेगा तो I1 इसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा, और समांतर क्रम में तो इनके लिए V समान होगा, ठीक। कह रहा है कि उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए R तथा 2R में, मतलब दोनों प्रतिरोधों में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए H का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक बार बताइए मुझे, W कार्य वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा बराबर होता है P इंटू टी, W बराबर P इंटू टी होता है, और यही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, H बराबर P इंटू टी, ठीक। अब देखिए H बराबर, यहां से P का मान क्या हो जाता है, P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब अगर हम इसको H1 ले तो ये R1 हो जाएगा, समांतर विभवांतर क्या होगा, समान होगा, समय समान होगा। इसको मान लिया समीकरण 1। दूसरे प्रतिरोध के लिए अगर हम देखें तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी V स्क्वायर अपॉन R2 इंटू टी हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब हम क्या करें, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें, 1 को भाग कर दें 2 से। अच्छा देखिए V और V क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में विभवांतर क्या होते हैं, समान होते हैं। अब अगर 1/2 करेंगे, क्योंकि हमें R और 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात निकालना है, तो हमें H1 के बटे में H2 करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या मिलेगा, V स्क्वायर टी अपॉन R1, और क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर टी अपॉन R2। ये कट गया, R2 ऊपर गया, देखिए R2 कहाँ जाएगा, ऊपर, R1 नीचे आ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, R2 के बटे में R1, यानी कि हमें H1 बटे H2 बराबर क्या मिल गया, R2 का मान कितना है, देखिए 2R, और R1 का मान कितना है, R से R कैंसिल हो गया, तो H1 अनुपात H2 बराबर रहेगा 2:1। तो इसका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 2:1। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है एक 220 वोल्ट 100 वाट की बल्ब, ठीक है, 220 वोल्ट और 100 वाट की बल्ब है, का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। बल्ब में वे होने वाली शक्ति ज्ञात कीजिए। मेरी बात सुनिएगा, ये पहला विभवांतर दे रखा है और ये पहली शक्ति दे रखा है। भाई इतनी शक्ति और इतने विभवांतर पे काम करने वाला बल्ब है हमारे पास, और कह रहा है इसको जोड़ किससे दिया गया, 110 वोल्ट से जोड़ दिया गया है। तो इसकी शक्ति बतानी है कि कितनी शक्ति से जलेगा, कितनी शक्ति इसकी होगी। तो इस शक्ति निकालने का सबसे आसान तरीका है, पहले हम यहाँ पे क्या करें, इस बल्ब का प्रतिरोध निकाल लें। इसके लिए भी तो वो प्रतिरोध काम करेगा, क्योंकि प्रतिरोध ही ना बल्ब का बदल जाएगा। तो हम एक काम करें, अभी हमने बताया कि P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। अब इस बल्ब का निकाल रहे हैं प्रतिरोध, तो इस बल्ब का मान रख दीजिए। तो V का मान कितना, 220 गुणे 220 बटे P का मान 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो R का मान कितना हो गया, 22 गुणे 22 ओम हो गया। ये प्रतिरोध बल्ब का है। अब इसे जलाना किस पे है, 110 वोल्ट पे जलाना है, तब शक्ति पूछ रहा है। तो फिर से फॉर्मूला क्या लगाएगा, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। अब प्रतिरोध तो यही रहेगा, लेकिन P की जगह क्या हो जाएगा, P डैश हो जाएगा, या हम P1, अगर इसको P1 मान ले तो ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, जो नया शक्ति होगी। और V2 ही 110 वोल्ट वाली बात कर रहा हो, R थोड़ी ना बदल जाएगा, बल्ब का प्रतिरोध तो सेम रहेगा। तो P2 बराबर, अच्छा V2 कितना रखेंगे, 110 गुणे में 110, क्योंकि स्क्वायर है। R का मान 22 गुणे 22, ठीक। अब देखिए 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 25। P2 का मान कितना आ गया, 25 वाट। कितनी शक्ति होगी,
25 वाट की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 25 वाट। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, चालक के किस पे निर्भर करेगी। आप जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देखिए आर बराबर होता है, आर अनुपाती होता है एल अपॉन ए, ये आपने पढ़ रखा होगा। और आर बराबर जब अनुक्रमानुपाती निशानी वाला हटता है तो क्या आता है, कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है, रो आता है, तो रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, गुणांक है। ये क्या है, अनुपाती नियतांक है जो इस सूत्र में आता है। ठीक, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो देखिए लंबाई पे नहीं, क्षेत्रफल पे नहीं, मोटाई पे नहीं डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये खुद ही बीच में आया है। ये डिपेंड करता है किसी की चालक कैसा है। ठीक, यानी कि लोहे के लिए अलग होगा, तांबे के लिए अलग होगा, सबका विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा। यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि पदार्थ पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन है लंबाई पर, मोटाई पे, पदार्थ पे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पदार्थ पे। ठीक है, अगर लोहे का ही मान लीजिए तार है, उसको खींचा जाए, दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध बदल जाएगा, लेकिन उसका प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। और तार चेंज कर लेंगे तो उसका अलग अलग होता है। ठीक है, समझ गए। ये हो गए 6 वैकल्पिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसे हटाते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है यदि आर प्रतिरोध तथा सी धारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि आरसी का मात्रक सेकंड है। ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। आसान सा सवाल है। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आरसी का मात्रक। ठीक है, आरसी का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, आर का मात्रक गुणे में सी का मात्रक। और सी क्या धारिता है, आर प्रतिरोध है। ठीक है, आर का मात्रक और सी का मात्रक। ठीक, देखिए आर प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध बराबर होता है वी के बटे में आई, ओम के नियम से आप पढ़ चुके हैं। ठीक भाई, वी बराबर आई इंटू आर होता है ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। और धारिता क्यू बराबर होता है सी वी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। मान रखिए, देखिए आर का यहां से मात्रक क्या बनेगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो रख दीजिए कितना हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर गुणे सी का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट होगा। अब देखिए ये हो गया वोल्ट प्रति वोल्ट इंटू कूलाम। एम्पियर देखिए क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू के बटे में टी हो जाएगा ना। तो यहां से एम्पियर बराबर हम कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड। तो एम्पियर बराबर क्या कह सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड। प्रति सेकंड कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। और साथ में एक वोल्ट है तो वोल्ट को लिख लेते हैं। ठीक, अब गौर से देखिए यहां से अगर हम आपसे कहें तो ये वोल्ट से वोल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा। आएगा कितना, आएगा सेकंड। तो यही तो कह रहा था कि सिद्ध कीजिए आरसी का मात्रक क्या है, सेकंड है। तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हटाते हैं इसे यहां से। नंबर 8 देखिए, कह रहा अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए। ठीक है, समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई तार है और तार के सिरों के बीच हमने बैटरी से क्या कनेक्ट कर दिया, विभवांतर कनेक्ट कर दिया वी। ठीक है, तो जो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जो है ये उच्च विभव हो गया, ये निम्न विभव हो गया प्लस। तो उच्च विभव की ओर क्या होते हैं, एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। और इस निश्चित वेग को ही क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग कहते हैं। बस वही बात लिखिए। देखिए जब किसी चालक तार के सिरों के बीच बैटरी, ठीक है,
बैटरी की सहायता से विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे, उच्च विभव मतलब प्लस की ओर वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म व नियत वेग से अनुगमन करने लगते हैं। इस सूक्ष्म व नियत वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन याद लीजिएगा अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे अपवाह वेग भी कहते हैं, ठीक है। अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। और किससे प्रदर्शित करते हैं? वीडी से, क्योंकि इसका इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गया अनुगमन वेग की डेफिनेशन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसे हटाते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के। पहला है विषय प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए और दूसरा है विमा तथा मात्रक भी इनके बताइए। तो एक ही में इसका आंसर है, तो क्यों दो क्वेश्चन लिखने, ठीक है। चलिए, विषय प्रतिरोध किसे कहते हैं? देखिए, किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ई, किसी बिंदु पर तथा धारा घनत्व, ठीक, धारा घनत्व के अनुपात को ही, धारा घनत्व क्या होता है? जे होता है, जे के अनुपात को ही चालक तार के पदार्थ का विषय प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। सीधी सी बात है, जब भी किसी चालक तार में आप वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा? विषय प्रतिरोध कहलाएगा। प्रदर्शित किससे करते हैं? रो से। तो रो का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए, रो बराबर ई अपॉन जे, अनुपात ही तो है वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का, तो रो बराबर ई अपॉन जे। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर तथा विमा इतनी होती है, ठीक है। देखिए, मात्रक आप आराम से यहाँ से, ये वाला मात्रक कहाँ से आप सोच रहे होंगे? देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर अभी बताया रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ से अगर हम देखें, देखिए इस पार्ट को समझिए, ये अलग पार्ट है थोड़ा समझाने के लिए। आर बराबर रो इंटू एल अपॉन है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू ए बाई एल। अब मात्रक की बात करें तो आर का मात्रक क्या होगा? देखिए, आर का मात्रक होगा ओम, मीटर का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, सॉरी क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और नीचे लंबाई का मीटर, मीटर कट गया, क्या बचा? ओम इंटू मीटर। अब विमा की बात कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए विमा आप यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं, कैसे निकालेंगे समझिए। रो बराबर ई अपॉन जे, जे धारा घनत्व को लिख सकते हैं आई अपॉन ए, यानी कि ए कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखिए, ई क्या है? एफ अपॉन क्यू। इसी वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन क्यू, नीचे इंटू में आई है तो आई लिख दीजिए, और ए का मान क्षेत्रफल लिख दीजिए। अब इसकी विमा लिखिए। बल की विमा क्या होती है? एम एल टी की पावर -2। ए क्या है? क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? एल स्क्वायर बटे क्यू। आवेश की विमा क्या होती है? ए इंटू टी, क्योंकि बेसिक विमाएं तो आपको सारी पता होना चाहिए। और आई क्या है? एम्पियर, भाई इसका मात्रक होता है एम्पियर, और इसकी जो विमा होती है कितनी होती है? सिंपली ए होती है। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, एम तो एम ही रहा, एल एक एल ये, और स्क्वायर क्या बन गया? एल क्यूब बन गया। टी की पावर -2, एक टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी की पावर -3 हो जाएगा, और 2 ए हैं, ऊपर जाके नीचे ए स्क्वायर है, ऊपर जाके ए की पावर -2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एम एल क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -2, एम एल क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -2। तो विमा याद ना हो तो बना लिया करिए, ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। कहाँ तक आप इतनी विमाएं ही याद करेंगे? सबसे बढ़िया उनके फॉर्मूले याद रखिए और खुद ही वहां पे बना के लिख दीजिए, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा आवेश की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। देखिए, यहाँ पे लिख दिया है। चीजें लिखने से ये फायदा रहता है कि आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाता है। और क्या होती है गतिशीलता, इसको समझिए। देखिए, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग वीडी, समझ रहे हैं? अनुगमन वेग अभी समझा चुके हैं। किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया रहता है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उच्च विभव की ओर तार के अनुदिश, उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। अनुगमन वेग तथा उस पर आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को ही उस आवेश वाहक की क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू बराबर हो जाएगा वीडी के बटे में ई। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड। कैसे?
वीडी वेग है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, और ई का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो नीचे वोल्ट आएगा, ऊपर मीटर जाएगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और इसका जो सेकंड है वो नीचे आ जाएगा, होता है। अब इसकी विमा क्या होती है कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसे हटाते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कह रहा विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक तथा विमा लिखिए। सीधी सी बात है, आपको विशिष्ट प्रतिरोध याद है, रो को कहते हैं, ठीक है। तो रो के व्युत्क्रम को ही, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही इस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। वही बात देखिए लिखा है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा कहते हैं, आप जानते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो बराबर सिग्मा बराबर 1/रो। क्लियर। अब एक और चीज समझिए, इसका मात्रक क्या होता है। देखिए रो का मात्रक था ओम इंटू मीटर, तो 1 में, तो ये नीचे आएगा ओम इंटू मीटर, ऊपर जाके इनवर्स में आ जाएगा, तो इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तथा विमा, इसकी विमा हमने पढ़ी थी ml³ T⁻³ A⁻²। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे ये सब रखा जाएगा, तो ऊपर जाके देखिए m⁻1 L⁻³ T³ A² हो जाएगी, ठीक है। तो रो की याद कर लीजिएगा, सिग्मा का आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आसान सा था, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 12 देखिए कह रहा है किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप से संबंध लिखिए, प्रतिरोध के ताप गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक, समझते हैं। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध R तथा, ठीक है, प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता रो का ताप से संबंध, क्या संबंध होता है इसे समझते हैं। देखिए आर का सबसे पहले लिखते हैं ताप से संबंध, तो RT बराबर होता है R0 1 + अल्फा × T। ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है, ये R0 का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। यहाँ स्मॉल t है तो इसको भी स्मॉल t कर लेते हैं। ये वही ताप है, ये क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। ठीक, ये हो गया R का ताप से संबंध। ठीक, ताप T लिख देते हैं। उसके बाद प्रतिरोधकता का पूछ रहे हैं, तो R बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा रो इंटू L बाई ए, यही पढ़ा है ना, तो इसी की जगह पे रो आ जाएगा। तो यहाँ से रो T बराबर क्या हो जाएगा, ρ0 1 + अल्फा × T। यही संबंध लिखने को बोल रहा था और ये दो संबंध हो गए। ठीक, अब बात सुनिए, यहाँ लिख देंगे जहां अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। ठीक, अब क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन तक कि चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप से संबंध लिखिए, लिख दिया संबंध। अब कह रहा है प्रतिरोध के ताप गुणांक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, चलिए परिभाषा देते हैं। तो हेडिंग क्या लगेगी, अब प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा की परिभाषा हमें देनी है। ठीक, मुझे एक बात बताइए, यहां से देखते हैं, चूंकि RT का मान क्या होता है, RT बराबर होता है R0 1 + अल्फा × T, ये होता है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो हम यहां से कह सकते हैं कि RT बराबर R0 का गुणा करा दीजिए, तो R0 + R0 अल्फा × T। अगर हम इसको इधर लेके आए तो ये क्या देगा हमें, RT - R0 बराबर R0 अल्फा × T, है ना। यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू आपसे पूछें तो आप कहेंगे कि RT - R0 तो ऊपर है ही, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा R0 × T।
ये प्रतिरोध ताप गुणांक का व्यंजक हो गया, अल्फा बराबर आर टी माइनस आर नॉट अपन आर नॉट इंटू टी। अब हमें इसकी सहायता से प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा देनी है, ठीक है। तो ऊपर वाला आपने ना नोट किया तो इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम फिर से इसको लिख के इसकी डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए लिख दिया यहाँ पे, चूंकि अल्फा बराबर आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। अब देखिए अगर हम आर नॉट बराबर 1 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम हो तथा टी का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, ठीक, तो अल्फा का मान क्या होगा, आर टी माइनस आर नॉट। अब यहां से डेफिनेशन बन जाएगी, देखिए, अतः यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध 1 ओम हो तो उसका ताप 1 डिग्री मतलब अब इसका मान अगर 1 हो तो इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि, आर टी माइनस आर नॉट है ना, उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उस तार के पदार्थ के प्रतिरोध ताप गुणांक के बराबर होगी। तो ये हो गई प्रतिरोध ताप गुणांक की डेफिनेशन, ठीक। फिर से ये देखिए, किसी चालक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम हो तो उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उस तार के पदार्थ के प्रतिरोध ताप गुणांक के बराबर होगी, ठीक। तो ये संबंध हो गया प्रतिरोधकता और प्रतिरोध का ताप के साथ, और ये प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा हो गई। इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हटाते हैं इसको यहां से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए कह रहा है किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ये हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ था तो मैंने डाल दिया। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि उत्तर लिखते हैं किलोवाट घंटा। देखिए किलोवाट घंटा या 1 यूनिट पढ़ते थे, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक था। किसका था, वैद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा कैसे, देखिए P बराबर क्या फॉर्मूला था, W के बटे में T, है ना। तो W बराबर क्या हो जाता है, P इंटू टी। अगर P वाट किलोवाट में हो, T घंटे में हो, तो W क्या हो जाएगी, किलोवाट घंटा में होगी ही नहीं होगी। इसी को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। तो किलोवाट घंटा किस भौतिक कह रहा किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक। अब सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो इसको निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखिए 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, खाली पूछ रहा है कितने होते हैं, हम आपको निकाल के बता देते हैं। 1 किलोवाट घंटा को लिख सकते हैं 1 किलो वाट इंटू में 1 घंटा, यही तो है। अच्छा जूल पूछ रहा है, मेरी बात सुनिए गौर से। P बराबर यहां से वाट कब होगा, W अपॉन टी। अगर P का मान वाट तब होगा जब W किस में हो, जूल में हो, और T क्या हो, सेकेंड में हो। यानी कि वाट बराबर हम यहां से कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, कह सकते हैं ना। तो जूल बराबर क्या हो जाएगा, यहां से जूल बराबर हो जाएगा वाट इंटू में सेकेंड, यही होगा ना। तो यही देखते हैं। देखिए 1 किलोवाट, 1 किलो का मतलब 10 की पावर 3 गुणे में वाट। अब घंटे को हमें सेकंड में बनाना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और अब क्या बचा, मिनट। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो गुणे से 60 से गुणा करा दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक। बराबर 6 छंग 36, तो ये 3600 गुणे 10 की पावर 3, और गुणे में बचा क्या, वाट इंटू में सेकेंड। यहां से देखिए तो 36 और 2 जीरो, इस 3 जीरो से जोड़ गए, कितना हो गया, 36 गुणे 10 की पावर 5। और वाट इंटू सेकेंड को हमने क्या बताया, क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। या यहां से हम एक पॉइंट को इधर ले, मान लीजिए पॉइंट यहां कहीं लगा है, इसको बाएं साइड लाएंगे तो इधर एक घात जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं, ठीक है। तो ये इसके 13 क्वेश्चंस हो गए।
अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट जो है इसका देखिएगा, और इसके पहले जो हम वीडियो चैप्टर्स करा चुके हैं, ना देखा हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएगा जाके, ठीक है। तो अब मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।